आज कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था और वी केम बैक टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये भी पार्ट कल का कंप्लीट किया था जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस पार्ट को और एक बार बोलता हूं, ये आपके सीबीएसई के लिए एक क्वेश्चन निश्चित है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय पाथवेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। आपको इसका मैंने एक नोट भी भेजा था जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे आपको पढ़ना है, जहां पे इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। दैट वाज an important part. I have already told you to read in this particular part. Now coming down to the next part, रेस्पिरेशन। तो कल मैंने आपको रेस्पिरेशन को शुरू करते हुए कहा था कि रेस्पिरेशन होता क्या है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी in the form of ATP from glucose molecules that are broken down to carbon dioxide and water molecules. This process takes place in all active cells. This process takes place in all active cells. And it is initiated in the cytoplasm and completed in the mitochondria. अगर इस चीज को दिमाग में रख के आगे बढ़ा जाए, so then things will be different because we need to know the inner part of the particular point. inner part भी हम लोग को जानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे? अगर मैं सिंपल टर्म्स कंडीशन पे आ जाता हूं, the biochemical process involved in breaking down of glucose, जिसको स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन बोलते हैं, subsequent amount release of energy inside the cell, क्योंकि worst product carbon dioxide and water eliminate from the body. The energy stored in the ATP is used for carrying out your biological functions, process necessary for a survival or maintenance of the organism. और इसी तरीके से बोलते हैं। रेस्पिरेशन का अगर मैं टाइप्स बोलूं तो दो तरीके का होता है, कल बताया था मैंने, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को दिमाग में रखना है, जहां पे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है। पायरोवेट को फर्दर क्लासिफिकेशन करके या फर्दर रिएक्शन करके मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिल रहा है। एनारोबिक में दो पार्ट था, एक पार्ट था लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक पार्ट था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में इथाइल अल्कोहल तैयार हो रहा था, सॉरी, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, नो ऑक्सीजन बोल रहे हैं, वहां पे इथाइल अल्कोहल तो तैयार हो रहा था, और जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे थे वहां पे लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा था। आपको कल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बताया था। आपको मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या उस जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं, उसमें 38 molecules of ATP are released per molecule of glucose as a result of aerobic respiration, whereas 2 molecules of ATP are released per molecule of glucose as a result of anaerobic respiration. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, दैट इज क्या आंसर क्या आता है ना, हमारा जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं। तो मसल क्रैम्प अगर मैं बात करूं तो मेरा ग्लूकोज है, जो जहां पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज मौजूद है, दैट मींस C6H12O6 ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप यहां पे परफॉर्म कर रहा है। कहां पे? साइटोप्लाज्म पे, जहां पे अगर मैं साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस करता हूं तो यहां पे मेरा ऑक्सीजन नहीं लगेगा। क्या तैयार हुआ? पायरुवेट तैयार हुआ, पायरुविक एसिड, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर, मगर यहां पे जो पर्टिकुलर रिएक्शन आपका होगा दैट विल बी ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब मेरा लैक्टिक एसिड और एटीपी तैयार होगा। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड जिसमें C3H6O3 मौजूद है और 2 एटीपी,
जो कि मेरा एनारोबिक रेस्पिरेशन में तैयार हो रहा है, जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में मेरा 38 एटीपी तैयार हो रहा है। ये दिमाग में रखना है जो कल बोला था मैंने। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, हाउ इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज्ड? इसका मतलब क्या हुआ? सो मैं एक इजी आंसर से बोल सकता हूं कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज stored in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. कहां पे? In the cells of the body. This ATP molecule is used like a fuel to all other activities in the cell. In one way we can tell that ATP is the energy currency for cellular process. ATP is the energy currency of cellular process. ATP बनता किससे? ADP से, that means adenosine diphosphate. Adenosine diphosphate से बनता है adenosine triphosphate. Adenosine diphosphate, which is a low energy content. ATP has high energy molecule. तो ATP का अगर मुझे रिएक्शन मांगा जाए तो मेरे को बोलना पड़ेगा ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, जो कि नीचे मैं आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर पार्ट में। अगर इसी तरीके से मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को रेस्पिरेशन से कंपेयर करता हूं इन प्लांट्स, so in plants there are two main gases that are exchanged in plants, oxygen and carbon dioxide, which precipitates in the respiration and photosynthesis. So both oxygen and carbon dioxide are respiratory gases in plants. So both oxygen and carbon dioxide are respiratory gases in plants. Plant respire by taking in oxygen and giving out carbon dioxide. We know that. Now, few factors are involved over here. How? Now, if you look into the particular part, all the parts of plant like root, stem, leaf respire day and night in order to survive. Correct? So the rate of respiration is high in the actively growing region of plants. In actively growing region of the plants, that means cuticle is followed by upper epidermis. Under the upper epidermis, we have the chloroplast. Under the chloroplast, we have air spaces or the vacuole. At the end, we have stomata. Before that, we have lower epidermis. So if the cross section of a leaf is presented before you, you will able to understand this. तो बोलना क्या मैं चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्लांट्स रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात मैंने कहा रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होता है जहां पे एक्टिवली ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में हम लोग डील करें तो। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पार्ट आपको यहां पे जानना होगा, that will be compromises of opening and closing of stomata. एक कॉमन क्वेश्चन आता है आपका कि opening and closing of stomata depend on what part? The opening and closing of stomata depend on the turgid cell of guard cell, stomata guard cell. इसका मतलब हुआ when water get inside the guard cell, their turgor pressure increases and they expand. As a result, stomata open, the stomatal pores are open. But when the guard cell lose water, automatically the turgor pressure inside the guard cell decreases. And this result in closing of the stomatal pores.
So in the normal way, we can say that both oxygen and carbon dioxide diffuse through the plasma membrane of the cell. क्लास 9 का ओके, अगर मैं क्लास 9 का चैप्टर 1 के बारे में सोचता हूं, जहां पे हम लोगों ने सेल का बारे में पढ़ा था, आपको याद है हम लोग ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में पढ़े थे। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, गैस में होगा तो डिफ्यूजन, पानी में होगा तो ऑस्मोसिस। वही चीज यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोला जा रहा है। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, आपको एक पार्ट मिलेगा लेंटिसेल्स बोल के। ये लेंटिसेल्स आपके कुछ पोर्स होते हैं जिसके माध्यम से गैसियस एक्सचेंज होता है। कुछ ऊडी प्लांट्स में हम लोगों को स्टोमाटा नहीं मिलता, तो जहां पे हम लोगों को स्टोमाटा नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर जगह पे लेंटिसेल्स हो गए, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए काम में आएंगे। So in easy English, I can say that in such plants, the bark on stem has tiny pores for their gaseous exchange is known as lenticels. That means the oxygen diffused through lenticels and reaches the inner cells for respiration. Oxygen diffused through lenticels and reaches the inner cells for respiration. Whereas, similarly, CO2 also diffuse out. CO2 also diffuse out into the air through the lenticels. So, that should be the perfect way to understand if my stomata is not there. So, we can use lenticels. Correct? Now, अगर मैं गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के बारे में कहूं, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 4 तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है बॉडी सरफेस या स्किन, एक को बोलते हैं हम लोग एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया, गिल्स और लंग्स। अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं, जैसे एमीबा, हाइड्रा, अर्थवर्म, तो उनके कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो इन ऑर्गेनिजम्स पे गैसियस एक्सचेंज ऑकर करते हैं बाय द मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस वाया सेल मेम्ब्रेन। तो 4 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोग को मिल रहे हैं, एक बॉडी सरफेस या स्किन, एक एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया, एक गिल्स, एक लंग्स। अब इनके अंदर मैं पहला सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता हूं। एमीबा है, स्पॉन्जेस है, हाइड्रा है, अर्थवर्म है, तो उनका कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। तो उनका जो रेस्पिरेशन होता है, इट्स बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन टू द बॉडी सरफेस, तो बाय द मीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमीबा होते हैं, तो इनके अंदर मेन पर्टिकुलर पार्ट क्या हुआ ना, डिफ्यूजन के माध्यम से ये अपना रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, जहां पे सेल मेम्ब्रेन एक बड़ा पार्ट है। इसका प्रोसेस कैसे होगा? मेनली द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर diffuses into the body, and that part is utilized for the release of energy during respiration, and the carbon dioxide produced is expelled out through the cell membrane.
So by this way, the respiration carries out an unicellular organism. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से रेस्पिरेशन कैरी होती है. अगर मैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म कहूं तो अर्थवर्म सॉइल में रहते हैं और वो रेस्पायर करते हैं अपने स्किन के माध्यम से. So the skin is thin and moist. That means it's highly permeable also and richly supplied with blood capillaries that are present immediately below the cuticle. ठीक क्यूटिकल के नीचे रहते हैं. तो जो ऑक्सीजन जो स्किन के माध्यम से एब्जॉर्ब हो रहा है, that is transported to all cells of the body. और जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में तैयार हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में तैयार हो रहा है, is expelled out through the skin. Is expelled out through the skin. That means gaseous exchange in higher organism. अगर मैं gaseous exchange higher organisms के बारे में बात करूं तो नॉर्मली उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. कैसे? एक इंसेक्ट का बात कर लेते हैं. अगर मैं इंसेक्ट का बात करता हूं तो नॉर्मली वो ट्रैकियल सिस्टम से उनका मेन काम जारी होता है. ट्रैकियल सिस्टम. अगर रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का बात करें तो गिल्स बोलेंगे. अब गिल्स का एक पार्ट आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि गिल्स हमारे कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. गिल्स are the respiratory organs in aquatic organisms like prawn, fish, tadpoles. तो क्या होते हैं? Now during the breathing, the fish takes in water through its mouth, send it over the gills. A gaseous exchange occur across the gills, where the dissolved oxygen is absorbed by the blood. And then it is transported to all the cell of the body. And the carbon dioxide produced during respiration is carried by the blood capillaries and is expelled in the water. इसके अलावा respiration in the terrestrial organisms, जहां पे लंग्स मेरा इंटरनल कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि ज्यादातर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे फ्रॉग, लेजर्ड, बर्ड, ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पे सब जगह पे हम लोग लंग्स का उपयोग देख पाएंगे. अब ये चित्र में आते हैं. ये जो चित्र हम लोग को देख रहा था इतना देर से, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में. अगर मैं ब्रीदिंग का बात करूं, ब्रीदिंग का नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. That involves taking in of air that contains oxygen and giving out air that contains carbon dioxide produced during oxidation of food. Internal or cellular respiration involves of energy by oxidation of food and conversion of the energy released into the biologically usable form, such as ATP, inside the cell. Now, respiration is different from breathing. Respiration is different from breathing. How? We can say breathing is the physical process of intake of air and giving out of air. But if we talk about respiration, it's a biochemical process in which glucose is oxidized to carbon dioxide and water. Glucose is oxidized to carbon dioxide and water along with the exchange of gases. In breathing, no energy is released in this process particularly. But if we talk about respiration, there is always ATP involved or ATP released in respiration. So these are my basic concept you should know. Now, if I come
to this diagram that is shown in this picture. The respiratory system in human beings include nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar sacs, alveoli, and lungs. तो हर एक पार्ट का अलग अलग भूमिका रहता है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में या रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं नोस्ट्रिल्स या नेसल कैविटी का बात करूं, नोस्ट्रिल या नेसल कैविटी का बात करूं, तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। द नेसल पैसेज आर द पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ओपन आउटसाइड थ्रू टू नोस्ट्रिल्स। और इसमें हमारा एक कॉमन पार्ट होता है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारे नेसल कैविटी के अंदर घुस जाता है तो या हमारे म्यूकस के साथ वो टच में आता है तो तुरंत छींक के माध्यम से, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, उसके माध्यम से वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और म्यूकस क्या करता है, जो प्योर एयर है उसको इनहेल करता है, जिसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स ना। फेरिंग्स थिक माउथ के नीचे से शुरू होता है फ्रॉम द नेजल कैविटी। The air moves into the pharynx, which is a common area to both digestive and respiratory tract. The pharynx opens into the larynx or voice box, which leads to the trachea. Now, we know that esophagus or food pipe, which lead to the digestive system. एक कार्टिजिनियस फ्लैप रहेगा जिसका नाम है एपिगोलेटिस। ये एपिगोलेटिस के कारण हमारे विंड पाइप में खाना नहीं जाता। अगर कभी कभी चला जाता है देन वी हैव ए कफ, कॉफिंग होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि लैरिंग्स का और एक नाम है एडम्स एप्पल। अब ये बात मैंने अभी आपको कहा कि when we swallow some food or drink water, the epiglottis cover the trachea to prevent food or water from entering the respiratory tract. So what is the function of epiglottis? Can we ask to you? And you need to answer in this particular way. Trachea क्या है? Neck sheath-shaped cartilaginous ring. एक sheath-shaped cartilaginous ring. क्या काम करते हैं? Now they help in preventing any dust particle or microbe from entering the lungs. So from entering the lungs, they protect it. Bronchi and bronchioles. At the end, if we look at the particular end of the lungs, the trachea splits into two primary bronchi. One bronchus to right and one bronchus to left. अब ये राइट ब्रोंकस जो होते हैं वो तीन छोटे छोटे ब्रोंकी में डिवाइडेड होते हैं, जो तीन लोब्स को कवर करते हैं राइट लंग में। और लेफ्ट ब्रोंकस दो ब्रोंकी में डिवाइडेड होते हैं, जो दो अलग अलग लोब्स में कनेक्टेड होते हैं लंग्स के साथ। अब एल्वुलस है और एल्वुलाई है। एल्वुलस क्या है? ये कुछ स्मॉलेस्ट या स्मॉल ट्यूब्स जिसका करीबन 0.5 मिलीमीटर डायमीटर होते हैं, और ये जो पर्टिकुलर ब्रोंकियोल होते हैं ये टर्मिनेट करते हैं एक पर्टिकुलर सैक के पास, उसको एल्वुलस कहते हैं या एल्वुलर सैक कहते हैं। और एल्वुलाई को
एल्वुलाई को हम लोग बोलते हैं द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। लंग्स में डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में हम लोग को बताया जाता है। राइट लंग लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। लंग्स जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। द लंग्स आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस हमें जानना है। द ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ब्रीथिंग मैकेनिज्म में क्या होता है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब, inhalation or breathing is in always an active energy requiring process. It is brought by contraction of the intercostal and the diaphragm muscles. This produced a forward and the outward movement of the rib cage. Forward and outward movement of the rib cage. ये को inhalation बोलते हैं। और एक्सहेलेशन ब्रीदिंग आउट, या एक तरीके से बोल सकते हैं ये बायोलॉजिकल टर्म, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल एंड द डायफ्राम मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन इनहेलेशन हो गया और एक्सहेलेशन होगा रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल डायफ्राम मसल्स। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स एंड टिश्यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस प्रोसेस में ये बताया गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, हाउ दे ऑकर, इफ वी लुक इनटू द पर्टिकुलर फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स क्या क्या है ना, गैसियस एक्सचेंज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिस प्रोसेस में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, between blood and bloody cells. Exchange of gases in lungs, that means during breathing in, the air containing oxygen fills up alveoli of lungs. The alveoli are surrounded by very thin blood capillaries carrying rich supply of blood. That means the concentration of oxygen in alveoli is higher than that in the deoxygenated blood in capillaries. The concentration of oxygen in alveoli is higher than that in the deoxygenated blood in capillaries. ये बात दिमाग में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिफरेंस का बात करूं, the main difference cause oxygen to diffuse from the alveoli into the lung capillaries. This diffusion mainly contains concerned molecules which are unequally distributed. तो इससे क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है, तो मेनली ये एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी टिश्यूज में। तो इसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है ब्लड कैपिलरीज में, जो ब्लड कैपिलरीज एल्वुलाई के साथ मिले हुए। अब ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हमारा शरीर में रेड पिगमेंट है, इसका नाम है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर देता है और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसका तक पहुंचाता है।
कहीं पे अगर हेमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ऑटोमेटिकली आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगा, आपका एनर्जी लैक करेगा and you will feel tired, and that particularly is known as anemia. You feel tired and that is particularly known as anemia. This you should know about the particular part. ये कुछ आपके रेस्पिरेशन के पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में आप देखें तो मैं आपको एक एक चीज बोलता गया हूँ। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्वाटिक के बारे में बताया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बताया मैंने, लेंटिसेल्स के बारे में बताया आपको, स्टोमाटा इन लीव्स के बारे में बताया, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ये रहा उसका पर्टिकुलर पार्ट। अब हार्ट मेरा नेक्स्ट पार्ट है। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग कार्डियक सिस्टम में पहुंच जाएंगे, सो दैट विल बी माय नेक्स्ट पार्ट। सारा चीज तो तैयार करके रखा हुआ है। ओके, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में रखना है। क्वेश्चन क्या है ना, name the number of molecules of ATP released per molecules of glucose as per result of aerobic respiration. Name the process of release of energy by oxidation of food for cellular use. Part of the cell where the process of respiration is initiated. Respiratory organs in aquatic organisms like fish and tadpoles. ग्लूकोज, पायरोवेट और लैक्टिक एसिड दिया गया है आपको। ग्लूकोज एरो पायरोवेट एरो लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ये प्रोसेस कहां पे ऑकर करता है? साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स। अब आपका कौन कहां पे एब्सेंस है, कहां पे नील है, कहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वो आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर केमिकल रिएक्शन। ये चीजें जानना होगा आपको। आपको C6H12O6 ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरोवेट तैयार होता है जो कि साइटोप्लाज्म में, जहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या तैयार होगा? अगर इथेनॉल तैयार होता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? ये प्रोसेस कहां पे ऑकर करता है? ये आपका CBSE का एक कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर बार इसको पूछा जाता है। कुछ डिफरेंसेस के बारे में ऑलरेडी बोला जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन इनहेल और एक्सेल एयर के बारे में। दो फेजेस एरोबिक रेस्पिरेशन के, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग को दिमाग में रखना होगा फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर स्टडी। ओके गाइस, तो ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्पिरेशन का आपका डिवीजन मैंने करवा दिया है। नाउ इट्स अप टू यू। इसके बाद हमारा जो पार्ट